नमस्कार साथियों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, रीतिकाल का समय क्या माना जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है संवत 1050 से 1375 तक, संवत 1375 से 1700 तक, संवत 1900 से अब तक या संवत 1700 से 1900 तक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन थे? आपके पास ऑप्शंस में है केशवदास, बिहारी, मतीराम या घनानंद। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आपके पास ऑप्शंस में है मतीराम, केशवदास, चिंतामणि या बिहारी। तो इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर गलत है। आपसे पूछा गया था कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि को। ठीक है। और अगर हम बात करें कि सर्वमान्य जो है रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तब आपका उत्तर होगा केशवदास। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? आपके पास ऑप्शंस में है डॉक्टर रमाशंकर रसाल, त्रिलोचन, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? त्रिलोचन ने। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि डॉक्टर रमाशंकर रसाल जी ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? बिल्कुल सही। डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा दी है। ठीक है। और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपकर्षकाल। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो हम थोड़ा सा इस प्रश्न को जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को रीतिकाल की ही संज्ञा दी है। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, रीतिकाल को अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? आपके पास ऑप्शंस में है रीतिकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल या कलाकाल। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? अलंकृत काल। रीतिकाल नाम किसने दिया है? रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अभी मैंने आपको बताया था। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि श्रृंगार काल जो है वो रीतिकाल को किसने नाम दिया है? रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? बिल्कुल सही। श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है। किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। और कलाकाल अभी मैंने आपको बताया था। बताइए। बिल्कुल सही। डॉक्टर रमा शंकर रसाल ने। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्यधारा की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से रीतिकालीन काव्यधारा की विशेषता कौन सी नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है उक्ति वैचित्र्य, श्रृंगार वर्णन, सामाजिक चेतना या आचार्यत्व। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सामाजिक चेतना जो है वो रीतिकालीन काव्यधारा की विशेषता नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है,
कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? आपके पास ऑप्शंस में है छत्रपति शिवाजी, सोलंकी राजा रुद्र, राजा जयसिंह या महाराज छत्रसाल। तो इसका सही उत्तर होगा कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कवि भूषण को भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो महाराज छत्रसाल है इन्होंने कवि भूषण की पालकी में कंधा लगाया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल के कवियों को कितने भागों में बांटा? आपके पास ऑप्शंस में है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल के कवियों को कितने भागों में बांटा। श्रृंगार काल नाम इन्होंने जो है वो किसे दिया है? रीतिकाल को। तो आपको बताना है कि इन्होंने रीतिकाल के कवियों को जो है वो कितने भागों में बांटा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कितने भागों में बांटा है? 3। चलिए बताइए। जी हाँ, उन तीनों भागों के नाम भी बताइए। कौन कौन सी काव्य धाराओं में बांटा है? बिल्कुल सही। रीति बद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है। इन 3 काव्य धाराओं में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल के कवियों को बांटा है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रीतिबद्ध कवि नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर या सेनापति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अभी हमने पढ़ा कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल के कवियों को 3 काव्य धाराओं में बांटा। ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है और हमने 3 काव्य धाराओं के नाम भी पढ़े। कौन कौन से हैं? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। सेनापति जो है वो रीतिबद्ध कवि नहीं है बल्कि किस काव्य धारा से संबंधित है? रीति सिद्ध काव्य धारा से संबंधित है। ठीक है। और बाकी जो ये तीनों कवि दिए गए हैं ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार रीतिकाल का प्रथम कवि निम्न में से किसे माना जाता है? आपको बताना है कि काल क्रमानुसार रीतिकाल का प्रथम कवि इनमें से किसे माना जाता है। आपके पास ऑप्शंस में है बिहारी, केशवदास, चिंतामणि या पद्माकर। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कालक्रमानुसार रीतिकाल का प्रथम कवि केशवदास जी को माना जाता है। आप जानते हैं कि केशवदास जी का जन्म कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। ठीक है। और बिहारी जी का बताइए, कवि बिहारी का जन्म कब हुआ था? 1595 ईस्वी में। ठीक है। और चिंतामणि का जन्म कब हुआ था? मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। और पद्माकर का जन्म कब हुआ था? 1753 ईस्वी में। ठीक है। और चिंतामणि का जन्म कब हुआ था ये आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। हमारा अगला प्रश्न है, छल को 34वां संचारी भाव किसने माना है? आपके पास ऑप्शंस में है चिंतामणि, मतीराम, भिखारीदास या देव। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए छल को 34वां संचारी भाव किसने माना है? सबसे पहले आप मुझे बताइए कि संचारी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है?
33, बिल्कुल सही। और हमने पढ़ा था कि 34वां जो छल नामक संचारी भाव है किसने माना है, बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, देव ने। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, केशव दास कृत रामचंद्रिका का रचनाकाल क्या है। आपके पास ऑप्शंस में है 1591 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1606 ईस्वी या 1610 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्रिका, जो कि केशव दास जी की रचना है। इसका रचनाकाल बताना है आपको। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी हाइप कर दीजिए, और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रामचंद्रिका का रचनाकाल क्या है, 1601 ईस्वी, और यह एक महाकाव्य है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था। आपके पास ऑप्शंस में है राजा मानसिंह, राजा नृपशंभु, देवदत्त या राजा जयसिंह। तो इसका सही उत्तर होगा बताइए द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था, राजा मानसिंह था। ठीक है, और आपने एक बात और याद रखनी है कि जो द्विजदेव है वो रीतिकाल की श्रृंगार परंपरा के अंतिम एवं महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। क्या बोला मैंने आपको कि आपने क्या बात याद रखनी है कि जो द्विजदेव है इनका वास्तविक नाम क्या है, राजा मानसिंह, और यह रीतिकाल की श्रृंगार परंपरा के अंतिम एवं महत्वपूर्ण या अंतिम एवं महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है। आपके पास ऑप्शंस में है बिहारी, देव, भूषण या पद्माकर। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास पंक्ति दी गई है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है, और ये पंक्ति बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलट कहत नवीन। तो बताइए किसकी पंक्ति है ये। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, देव जी की पंक्तियां है ये। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रीतिकालीन काव्य धारा नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है रीति सिद्ध, रीति भुक्त, रीति मुक्त या रीतिबद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए इनमें से कौन सी रीतिकालीन काव्य धारा नहीं है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रीतिभुक्त जो है वो रीतिकालीन काव्य धारा नहीं है। हमने पढ़ा था कि रीतिकालीन कवियों को जो है वो 3 काव्य धाराओं में बांटा गया था, और 3 काव्य धाराओं के नाम क्या क्या थे, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ है। आपके पास ऑप्शंस में है रसभूषण, बिहारी सतसई, कविकुल कल्पतरु या रसविलास। तो इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ इनमें से कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, कविकुल कल्पतरु। जो ग्रंथ है वो रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचय ग्रंथ माना जाता है, और इसके रचनाकार कौन है, चिंतामणि जी। ठीक है, किसका ग्रंथ है, कवि कल्पतरु चिंतामणि का। तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को
शेयर भी कर देना, ठीक है। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और साथियों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। इससे आगे वाले प्रश्नों पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।